नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम जोन ऑफ भारत के साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और मैं हूं अंकित त्यागी। लगातार सुबह से जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक के बाद एक खबरों का सिलसिला शुरू हुआ, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर खतरे के बादल मंडराने शुरू कर दिए। क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल, जो नया ऑपरेशन इस बार शुरू करा है, तीसरी चौथी बार की कोशिश जो है, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से जो उन्होंने कहा था समंदरू वापस आऊंगा, वो अपना वापसी कर पाएंगे सत्ता में? सबसे बड़ी आज की यही खबर है कि महाराष्ट्र का होगा क्या, महाविकास आघाड़ी सरकार का होगा क्या। शुरुआत करते हैं 6 बजे की 6 बड़ी सुर्खियों के साथ, जो इस वक्त पूरे इस खेल को बताएगी आपको कि किस तरीके से क्या हो रहा है। सूरत में शिवसेना के बागी विधायक पहुंच चुके हैं। सूरत पहुंचने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। कुछ देर में वो भी सूरत पहुंच जाएंगे, जिससे कि वहां जाकर सत्ता पक्ष, सत्ता के पूरे खेल में समीकरण क्या बनेंगे, उसको पूरे तरीके से साथ लिया जाए। अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र में एनसीपी के हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो उद्धव ठाकरे से अब से कुछ देर में मिलने वाले हैं। शाम 7 बजे शिवसेना के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे के पीए मिलन नावरकर इस वक्त सूरत पहुंच चुके हैं। अजय चौधरी को शिवसेना के विधायक दल के नेता बनाने की कवायद की जा रही है। तो ये 6 बड़ी इस वक्त की सुर्खियां इस पूरे खेल में। लगातार पल पल सियासी समीकरण बढ़ रहे हैं। जोड़ तोड़ गणित कम से कम यही बता रहा है कि आघाड़ी सरकार जो है उसके लिए बहुत मुश्किल का वक्त इस वक्त है। पर इस पूरे खेल में सिर्फ आप सोचें कि मुंबई में ऐसा हो रहा है, मुंबई का सिर्फ खेल नहीं है। ये खेल जो है वो है पूरे पैन इंडिया एक ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया, जो एमएलसी चुनाव के बाद। ये देखिए सूरत, जहां पर ये साहब जो उद्धव ठाकरे के बड़े करीबी होते थे, अब ये पहुंच गए हैं कुछ विधायकों को लेकर। कहा जा रहा है 20 से ऊपर उनकी संख्या है, 25 के आसपास लेकर सूरत पहुंच गए। तो सूरत एक बड़ा सेंटर बन गया है। गुजरात में है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, सरकार उनकी है। यहां पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सारे बागी सूरत में हैं, पूरी सुरक्षा दी जा रही है। दूसरा खेल देखिए कहां चल रहा है, मुंबई में अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक एक बुलाई हुई है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे इनके पक्ष में जो जितने भी लोग हैं समर्थन में हैं, वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि 18 विधायक थे, शिवसेना कह रही है 33 विधायक इस मीटिंग में पहुंचे। कोई खतरा सरकार को कम से कम नहीं है। 8 बजे शरद पवार मुंबई पहुंच रहे हैं। 8 बजे जब वो पहुंचेंगे, एक लौता ऐसा चेहरा जो शायद अभी भी उद्धव सरकार को बचा ले, वो शरद पवार ही हैं। फडणवीस दूसरा जो केंद्र, अब तीसरा केंद्र जो बन गया, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है, पर केंद्र की जो लीडरशिप है उसको भी विश्वास में लेने का बहुत जरूरी है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया है और कमलनाथ को, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको मुंबई भेजा जा रहा है दिल्ली से। अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग भी हुई। अगला जो बड़ा केंद्र बना हुआ है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में सारे बीजेपी के जो विधायक हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको ले जाया जा सकता है सुरक्षित रखने के लिए। महाराष्ट्र के विधायक जो हैं, महाराष्ट्र से जो टूट से बचाने के लिए अपनी पार्टी को कोशिश कर रहे हैं कि अपने कम से कम 106 विधायकों को इकट्ठा करके वहां पर रखा जा सके। तो इस पूरे खेल में 4 शहरों का ये जो पूरा खेल है, ये तय कर रहा है कि क्या होने वाला है उद्धव ठाकरे सरकार का। सबसे पहले एक लाइव अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित हमारे साथ सूरत से जुड़ रहे हैं, कुंदन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, मुंबई से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले अमित राजपूत के पास चलते हैं। अमित, ये जो पूरा खेल सूरत में अब हो रहा है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार की सूरत बच पाएगी या नहीं? जो मनाने पहुंचे हैं उनसे क्या बातचीत आगे हो पाई और क्या अभी समीकरण बन रहे हैं? देखिए, अभी अंकित जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे इंतजार के बाद में शिंदे ने नार्वेकर को मिलने के लिए बुलाया और वो उनके साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 और विधायक हैं जो इस बैठक के अंदर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं।
मिलिंद नार्वेकर, शिंदे और दूसरे 2 वरिष्ठ जो शिवसेना के विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और जो शिंदे की हम बात करें तो शिंदे का साफ साफ कहना है कि वो किसी भी तौर से समझौता नहीं करेंगे। उनकी जो मांगे उन्होंने भूतकाल में उद्धव ठाकरे को दी थी, उन मांगों पे अमल किया नहीं गया और उसी वजह से वो लगातार नाराज थे। दूसरी बात जो सामने आई है कि जो बाकी विधायक हैं उन्हें भी ये नार्वेकर ने मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मिलने के लिए राजी नहीं हुए हैं। यानी ये एक बड़ी बात है कि बाकी के विधायक मिलना नहीं चाह रहे हैं और एकनाथ शिंदे जो कहेंगे वही फाइनल है, वो उन लोगों ने मान लिया है, स्वीकार लिया है। यानी मुश्किलें उद्धव सरकार की जस की तस है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी अभी तक नहीं आई है। नार्वेकर दूत बन के आए हैं, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पे नजर आ रहे हैं, नार्वेकर को उल्टे पैर वापिस जाना पड़ेगा। उस तरह की परिस्थिति जो है अभी दिख रही है। अमित, एक बार जरा अपने पीछे जो होटल है जहां पर ये पूरी सरगर्मी चल रही है उसकी कुछ तस्वीरें भी हमें दिखा दीजिए, दर्शकों को थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से सूरत के इस होटल में पूरा खेल महाराष्ट्र की सरकार को बनाने बिगाड़ने का चल रहा है। जी अंकित जी, बिल्कुल देखिए ये वही विजुअल्स मैं बता रहा हूं टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से। यहां पर नेता विधायक मंत्री महाराष्ट्र के हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था गुजरात पुलिस की है। 10 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां यहां पर आप देख सकते हैं जो लाइन से लगी हुई हैं, और ये जैसे ही लाइन यहां पे समाप्त होती है वो पुलिस वाले कुछ अंदर जा रहे हैं। वही जो गेट है वो ला मेरिडियन होटल का गेट है, उसी गेट के अंदर से अंदर होटल में जाया जा सकता है। और चौथे मंजिले पे ये सारे विधायक जो हैं वहां पर मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के साथ नेतृत्व में। यहां पर व्यवस्था जो है पुख्ता की गई है। महाराष्ट्र पुलिस की जो कुछ जवान इनके साथ में आए हुए हैं उन्हें यहाँ साइड में बाहर ही रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ के विजुअल्स, ये बताना चाहूंगा ये महाराष्ट्र पुलिस के जवान हैं जो एक सफारी ड्रेस में आप देख सकते हैं। उसके साथ में कुछ और जवान गुजरात पुलिस के साथ में महाराष्ट्र पुलिस के जवान हैं, उन्हें यहाँ ही रोक दिया गया है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र की पुलिस के जवान भी वहां पहुंचे हैं, जो 2 लोग गए हैं दूत बन के उद्धव ठाकरे के। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एकनाथ शिंदे के साथ जो बैठक थी मिलिंद नार्वेकर की, वो इस वक्त चल रही है। दोनों की मुलाकात हो गई है सूरत के होटल में, जैसे अमित हमें बता रहे थे। ये मुलाकात हुई, काफी लंबे इंतजार के बाद अंदर बुलाया गया और मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे थे और साथ ही साथ 2 और शिवसेना के नाराज विधायक थे। मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया अमित उसको बताएंगे, पर उससे पहले मैं आपको सीधे लिए चलता हूं दिल्ली। कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज रात को 8 बजे शरद पवार की मीटिंग होने वाली है उद्धव ठाकरे से। पहले ही कह चुके हैं कि अगर सरकार गिरती है तो हम विपक्ष में बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने और एनसीपी ने छोड़ दिया है शिवसेना को कि आप अपना घर पहले दुरुस्त कर लीजिए, सरकार चलती है तो चले, नहीं चलेगी तो आपकी जिम्मेदारी। देखिए, राजनीति में अगर शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता। और अघाड़ी सरकार में जिस तरीके से पूरा गठन हुआ था कि हमने देखा था कि कैसे उनके भतीजे अजीत पवार ने शपथ लिया था और फिर कैसे उनको बैक लाया गया और केस भी तमाम चीज़ें सॉल्व कर दी गई। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। और इससे पहले वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तो बीजेपी ने भी जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस वाले पुराने मामले में कहा था कि आप अपनी तरफ से प्रयास करके सरकार बनाइए, और अच्छी खासी फजीहत हुई थी। शायद इसीलिए अभी जो लगातार आज 2 दिन से, आप कल देर रात से और आज सुबह जब उनको ये पता चला कि सूरत में तमाम विधायक हैं शिवसेना के, तो दिल्ली में उनको ढूंढा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन मीडिया से नहीं मिले, लेकिन उनकी मुलाकातें, उनकी बैठकें लगातार चल रही थी। और मुझे लगता है कि एक बार जब तक एकनाथ शिंदे अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देते और उनकी जो टूट है वो 2/3 के बराबर नहीं हो जाती, तब तक बीजेपी के तरफ से कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोशिश जरूर है कि जो आग जल रही है, जो फूट शिवसेना, क्योंकि एकनाथ शिंदे दूसरे नंबर के नेता हैं। आपने देखा था कि इससे पहले अगर आप पूरी सरकार की बात कर रहे, पार्टी की बात कर ले,
सबको पता है कि अगर उद्धव ठाकरे के बाद अगर किसी की चलती है, पार्टी पे पकड़ है, या आपने देखा था कि किस तरीके से जो शिवसेना के विधायक कुंदन बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे इसका खबर के पास चलते हैं। शिंदे की जो मुलाकात थी उसके बाद क्या निकल कर आया, इस पर थोड़ी जानकारी हमारे सामने आ रही है। शिंदे और नार्वेकर की मुलाकात के बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनाने की बात है, हमारा बीजेपी से एक पुराना नाता है, उसी को लेकर उन्होंने बात कही। तो लगता नहीं कि कुछ सहमति बन पाई है या बन पा रही है, कम से कम जो दो नेता वहां पर पहुंच के गए हैं। क्या ऑफर लेकर गए हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, समझना होगा, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने कम से कम एकनाथ शिंदे को, अगर वो कुल मिलाकर जितने जरूरी नंबर हैं वो लेकर आ पाते हैं, तो उतने लोगों को उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कही गई है। तो क्या ऐसा हो पाएगा और वो कर सकेंगे, और इस वक्त क्या ऑफर लेकर ये दोनों उद्धव ठाकरे की तरफ से गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, तो एक बार पहले आपको बता देते हैं कि अभी तक का किस तरीके का पूरा समीकरण जो बन रहा है, क्योंकि जरूरी अब यह होगा पूरे इस खेल में देखना कि नंबर्स किसके पास है, गणित किसके पास है, वो गणित समझना सबसे जरूरी होगा, और उसी से पूरा ये खेल समझ में आएगा कि क्यों इतनी हालत खराब है या इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर देख लीजिए, 287 कुल सीट है महाराष्ट्र की विधानसभा में। अब जो चुनाव हुआ था उसमें 106 सीटें बीजेपी के पास आई थी, शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44। शिवसेना और बीजेपी ने ये चुनाव जो लड़ा था वो अलग अलग लड़ा था। अन्य 29 उनके पास सीटें आई, एक जो सीट है वो खाली है। 288 की पूरी विधानसभा है महाराष्ट्र की। अब इसके बाद गणित क्या बना? गणित ये था कि बीजेपी प्लस महाविकास आघाड़ी, अगर आप देखें तो जिस तरीके से पूरा खेल बना, महाविकास आघाड़ी का जो समीकरण था वो 169 था, उसमें शिवसेना और जो तीनों पार्टी कांग्रेस और साथ ही साथ उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को मिलाया, बीजेपी कांग्रेस के साथ, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी साथ में आई, और बीजेपी जो सबसे बड़ा दल था वो इस वक्त अपना सरकार नहीं बना पाई। अब क्या खेल हुआ है, महाविकास आघाड़ी के 35 विधायक, जिसमें से 25 की संख्या कही जा रही है कि कम से कम शिवसेना के हैं, बाकी कुछ इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टीज के हैं, वो लोग इस वक्त बागी हो गए हैं। महाविकास आघाड़ी का नंबर कम होकर अब 134 रह गया है, मैजिक नंबर 145 है, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर 145 का अब खेल है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 है। बागी विधायकों का इस्तीफा होने के बाद, यानी कि कुल मिला के अगर आप देखें तो एक उनका इस्तीफा अगर हो जाता है तो उसमें क्या समीकरण बनेंगे, 127 जो है वो मैजिक नंबर बन जाएगा। इसमें बीजेपी को 21 निर्दलीय विधायकों की जरूरत होगी। समीकरण 3 जो है वो ये है कि उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी, बीजेपी को अगर बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के आवास पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग होने वाली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है उसमें अजीत पवार होंगे एनसीपी की तरफ से, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे, साथ ही साथ अशोक चौहान कांग्रेस की तरफ से होंगे। बाला साहब थारोट के भी वहां पर मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब जो सरकार है वो किस तरीके से इसको बचाने की कवायद कर रही है, कोशिश कर रही है। अब ये थोड़ी देर में देखा जाएगा कि उनके पास कुछ पत्ते बचे हैं या हथियार डालने की राह पर चल पड़ी है एनडीए की सरकार।
कि सियासत के इस खेल में किस तरीके से, जैसे कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है पक्का, ना होता है दुश्मन, जरूरत के हिसाब से पाले बदलते रहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल मची हुई है वो इसी की गवाही दे रहा है। क्यों और कैसे उद्धव ठाकरे सरकार जब से बनी है तब से वो परेशानी के रास्ते में घिरी रही है। बार बार ये बात कही जा रही थी कि कभी भी सरकार गिर सकती है, कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। फडणवीस जी तो 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे, तब शरद पवार ने उनको शहमात के खेल में पछाड़ दिया था। पर क्या इस बार बीजेपी का पूरा खेल पक्का है? अंदर की खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं कि सियासत में ना तो कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है, ना ही दुश्मन। महाराष्ट्र की सियासत में मची सियासी उथल पुथल इसी बात की गवाही है। कहां तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे थे और कहां उनकी ही पार्टी के एक नेता ने पूरा गेम ही गड़बड़ कर दिया, और गेम भी ऐसा कि अब सरकार बचानी भी मुश्किल है। उद्धव और एकनाथ शिंदे में आपसी मनमुटाव की कहानी पुरानी है। लगातार अनदेखी से शिंदे नाराज थे। शिंदे के मंत्रालय की फाइल उद्धव देखते थे, सीएम दफ्तर से फाइलिंग क्लियर होती थी, मंत्रालय के बड़े प्रोजेक्ट अटकने से भी वो नाराज थे। असल में उद्धव सरकार के ऊपर संकट के बादल 2019 में ही छाने शुरू हो गए। फिर वक्त बदला, सियासत बदली, लेकिन संकट छटा नहीं, बढ़ता रहा। अब ये खेल उद्धव के सियासी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। एकनाथ शिंदे की ये सियासी तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और इंतजार था उस वक्त का। वक्त आया एमएलसी चुनाव के इर्द गिर्द, एकनाथ शिंदे ने सारा खाका तैयार किया और उद्धव सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया। एकनाथ शिंदे की तैयारी इतनी मुकम्मल थी कि पिछले कुछ दिनों से उनसे जुड़ी किसी भी बात की जानकारी किसी के पास नहीं थी। किससे मिले, कब मिले, कहां मिले, वक्त क्या था, जगह कौन सी थी, ये कोई ना जान पाए। इसके लिए एकनाथ शिंदे ने अपने सारे निजी स्टाफ को छुट्टी दे दी थी। शिंदे ने सारे स्टाफ को 4 दिन पहले ही छुट्टी पर भेज दी थी। इस दौरान सारे विधायकों को शिंदे जुटाने में लगे थे। 4 दिन तक शिंदे ने मीटिंग की और सारे विधायकों को मना लिया। एक तरफ शिंदे सारे विधायकों को जुटाते रहे, दूसरी तरफ सारी रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा था। फिर असली सियासी गेम शुरू हुआ मुंबई से दूर सूरत में, जहां सारे विधायकों को रातों रात पहुंचाया गया। अब सवाल ये कि असल में सूरत को ही क्यों चुना गया। जानकारी तो ये तक है कि ये सियासी उठापटक की कहानी 15 दिन पहले ही हो जाती, लेकिन उस वक्त में शरद पवार के एक संकेत ने ऐसा होने से रोक लिया था। 5 जून को ही शिंदे सूरत के लिए निकलने वाले थे। उनके साथ समर्थक विधायक भी जाने को तैयार थे। शरद पवार के कहने पर शिंदे ने अपना फैसला बदल लिया। शरद पवार ने शिंदे को करीब करीब मना लिया था। इसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए तो खेल बदल गया। फिर शिवसेना के जो विधायक पार्टी को बगैर जानकारी दिए दूर हुए हैं, उनमें ज्यादातर शिंदे समर्थित हैं। ये खेल अभी भी आसान नहीं है, इसीलिए सारे विधायकों से कहा गया है कि अभी प्राइवेसी बरतना ही भविष्य के लिए अच्छा होगा। शिंदे ने सभी विधायकों को फोन बंद रखने को कहा है। सारे बागी विधायकों का फोन बंद है। विधायक पाला ना बदलें, इसीलिए ये नीति अपनाई गई। शिंदे ने सभी विधायकों को पूरे विश्वास में लिया है। ये खेल हो सकता है अभी लंबा चले, क्योंकि शरद पवार का अपना दावा है और इस सब के बीच उद्धव ठाकरे भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके तरफ ऑल इज वेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरा चक्रव्यूह रचा गया। इस बार क्या सरकार बचा पाएंगे? ये पहली बार नहीं है कि महाविकास अघाड़ी संकट, जो सरकार है वो संकट में आई हो। 2019 में चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी हिलती रही। लगातार बीजेपी पे आरोप लगता रहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सरकार को स्थिर ना होने दिया जाए। और ये तो महाविकास अघाड़ी की सरकार है। तीनों पहिए जो हैं, ऐसा लगता है कि अलग अलग विचारधारा और अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो साथ तो जरूर आ पाए, लेकिन कब तक साथ रह पाएंगे, नजर सबकी इसी पर थी। 2019 में विधानसभा चुनाव, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। शिवसेना नंबर 2, एनसीपी नंबर 3 और कांग्रेस नंबर 4 पर रही। पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। ऐसे में सरकार बनाने के लिए खूब गहमा गहमी हुई। 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था।
तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद समीकरण बदल गए। बीजेपी और शिवसेना में बात इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि शिवसेना 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर अड़ी थी, तो वहीं बीजेपी को ये कतई नामंजूर था। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का फैसला किया और तय हो गया कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ उद्धव ठाकरे के राज तिलक की तैयारी हो रही थी, लेकिन इधर एक बड़ा खेल हो गया। तारीख थी 23 नवंबर 2019। अखबारों की हेडलाइन में लिखा हुआ था उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन टीवी पर लाइव तस्वीरें कुछ और ही थी। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की। अजीत पवार ने दावा किया कि उनके पास एनसीपी विधायकों का समर्थन है, यही कारण है कि बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। फडणवीस को मुख्यमंत्री बने जुमा 4 दिन ही हुए थे कि एक बार फिर सरकार पर संकट के बादल छा गए। ठीक 4 दिन बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। यहाँ अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर शपथ ली, लेकिन इस बार विधायक पद की। इन 4 दिनों में बहुत कुछ बदल गया था। काफी मान मनौवल के बाद अजीत पवार की एनसीपी में वापसी हो गई और उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर की शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार 3 पहिए पर चल रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तीनों पार्टियों की विचारधारा बहुत अलग है। ऐसे में सरकार का डगमगाना तो तय है। कई बार ऐसे मौके आए जब महाविकास अघाड़ी में मतभेद हुआ। जून 2020 में कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा उद्धव ठाकरे मिलते ही नहीं। जुलाई 2020 में मतभेद दूर करने के लिए उद्धव के घर शरद पवार पहुंचे। जनवरी 2021 में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर शिवसेना और कांग्रेस दो फाड़ हो गई। जून 2021 में मतभेद दूर करने के लिए एक बार फिर ठाकरे और पवार की मुलाकात हुई। जून 2021 में एक शिवसेना एमएलए ने बीजेपी से मेल मिलाप की सलाह दे दी। मार्च 2022 में एक शिवसेना एमएलए ने सरकार में तवज्जो न मिलने की शिकायत की। अगस्त 2022 में ठाणे कांग्रेस चीफ ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए। उद्धव ठाकरे की तिपहिया सरकार अभी 3 साल भी नहीं पूरा कर पाई और उनकी कुर्सी जाने पर बात बनाई है। और यह नौबत कांग्रेस या एनसीपी की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के बागी नेताओं की वजह से हुई है। अब यह देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे या महाराष्ट्र की हिलती सिंहासन पर कोई और सवार होगा। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। उद्धव ठाकरे के जो दूत बन के गए हैं, उन्होंने शिंदे को बीजेपी के साथ जिस तरह से जाने की बात कही, हिंदुत्व मुद्दे की बात कही, उस पर कहीं पर भी बात बन नहीं पाई। अब जो कुल कोशिश करी जा रही है वो ये कोशिश करी जा रही है कि फोन पर बात कराई जाए किसी तरीके से, और या तो शरद पवार से इनकी बात कराई जाए या उद्धव ठाकरे से वो खुद इनको मना पाए। ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। अमित राजपूत के पास चलते हैं। अमित, क्या अभी तक सहमति बनती जो नजर नहीं आ रही है? तैयार हुए एकनाथ शिंदे शरद पवार से या उद्धव ठाकरे से बात करने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा वो बैठक जो है अभी पूरी हो गई है। मिलिंद नार्वेकर की बैठक जो है वो पूरी हो गई है। खाली हाथ उल्टे पांव जाने की बात जो हमने कही थी वही हो रही है। और देखिए वो दूसरे रास्ते से, पीछे के रास्ते से मिलिंद नार्वेकर जो अपनी गाड़ी में बैठकर, देखिए ये महाराष्ट्र की गाड़ी है, उन्हीं की गाड़ी है। ये कार जो जा रही है, ये दोनों कार, उसमें महाराष्ट्र पुलिस के जवान जो हैं आगे मौजूद हैं। गुजरात पुलिस ने एस्कॉर्ट दिया है और मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे के बीच में जो बैठक चल रही थी वो बैठक पूरी हो गई है। और सामने आने की बजाय, मीडिया का सामने करने के बजाय, क्योंकि उन्हें पता था कि सवाल किए जाएंगे, सवाल उठेंगे कि क्या बातचीत हुई, लेकिन अपने आप को बचाते हुए फोन पर बात कराने की कोशिश की गई उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो टस के मस नहीं हुए। और मिलिंद नार्वेकर, राजू फाटक, वो दोनों को यहां से खाली हाथ जो है वो निकलना पड़ा है, उल्टे पैर निकलना पड़ा है। और पीछे के रास्ते से, अंकित मैं बताना चाहूंगा, पीछे का रास्ता क्यों इख्तियार किया गया, ये एक बड़ा सवाल।
अगर मिलिंद नार्वेकर चाहते तो जिस रास्ते से वो गए थे उस रास्ते से वापस बाहर आ सकते थे, लेकिन मिलिंद नार्वेकर ने मीडिया के सामने आना पसंद नहीं किया, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत ने जो सारी बातें बताई, लंबा इंतजार करना पड़ा नार्वेकर को। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट तक नार्वेकर, शिंदे और बाकी के जो 2 विधायक हैं जो शिंदे के समर्थक, उनके बीच में ये बातचीत हुई और मान मनव्वल जो है वो नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो टाइम्स नाउ नव भारत ने बताया था, ये लंबा इंतजार और उस लंबे इंतजार के बाद उन्हें खाली हाथ यहां से लौटना पड़ा है। मिलिंद नार्वेकर ने कहा उद्धव ठाकरे से आप बात करिए, आप शरद पवार से बात करिए, मोबाइल पे बात करिए, लेकिन नहीं की और वापस खाली हाथ पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा है। ये जो टाइम्स नाउ नव भारत ने जो लगातार जो बात कही, उस खबर की अभी पुष्टि हो गई है, जिस तरह से मिलिंद नार्वेकर पिछले रास्ते से निकले हैं। अंकित, अमित बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट अमित दे रहे हैं सूरत से कि किस तरीके से बातें जो चल रही थी, मुलाकात चल रही थी, वो किसी रास्ते तक पहुंची नहीं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, शिवसेना भवन के बाहर खड़े हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ वहां पर जो उद्धव ठाकरे के दूत गए थे, लगता नहीं कि उन्हें कुछ खास सफलता मिल पाई है। शिवसेना भवन में क्या सरगर्मी है इस वक्त, कौन कौन लोग पहुंचे हुए हैं? जाहिर तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है और कुछ देर पहले ही एक तरीके से इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अब मीडिया से ज़्यादा बातें नहीं करनी है और जो शक्ति प्रदर्शन है वो पूरी तरह हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग मौजूद है, आइए हम इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप सब यहाँ पर जुड़े हैं मैडम, किस तरीके से एक तरीके से समर्थन के तौर पर आप लोग यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, यहाँ पर अभी आपको कहा जा रहा है कि अभी यहाँ से बिलकुल बाईट देणार नाही, हिंदीमध्ये बोलणार नाही आणि आम्ही बाईट पण देणार नाही। आम्ही उद्धव साहेबांच्या इथं समरणार्थ इथं आलेलो आहे, त्यांना समर्थन देण्यासाठी। आणि आमच्या शिवसेना या पक्षाला बिलकुल धोका नाही आहे। आमचे सगळे आमदार आबाधित आहेत, आमचे शिंदे साहेब पण परत मागे येतील, कारण शिवसेना ही आई आहे। शिवसेनेचे बाळकडू त्यांनी प्राशन केलेले आहे आणि ते कडवट शिवसैनिक आहेत, त्याच्यामुळे कोणीही काही वल्गना करू नका। आमची शिवसेना ही आबाधित पक्ष आहे। अभिषेक क्या कह रहे थे कि हमें कहा गया है कि अब और मीडिया से बाइट नहीं देनी चाहिए। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में आए हैं और एक उम्मीद भी है कि हमको पूरा विश्वास है कि एकनाथ शिंदे कट्टर शिव सैनिक है और वो हमारे पक्ष में वापस आएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और सामान्य स्थिति लगेगी। लेकिन जिस तरीके से अमित हमें बता रहे थे कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, तो स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। और साफ तौर पर मैं बता दूं कि यहाँ पर भी एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि मीडिया से ज्यादा बात ना करे और ये जगह खाली की जाए। इसके लिए अभी देखिए भीड़ काफी कम हो गई है, जिस तरीके से पहले सदा सरवणकर ये जो मीटिंग एक होने वाली थी अजीत पवार जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की, एमवीए की, महाविकास अघाड़ी की, वो क्या शुरू हो गई है? उद्धव ठाकरे जी के घर पे होने वाली थी, उद्धव ठाकरे उसमें रहने वाले थे, अजीत पवार रहने वाले थे, कांग्रेस के नेता भी उसमें आने वाले थे, वो मीटिंग शुरू हुई है क्या? हाँ जी, नेता पहुंच रहे हैं और जब जाहिर तौर पर मीटिंग की शुरुआत हो गई है। और किस तरीके से अगला, जिस तरीके से आपने पूरे दिन का अगर घटनाक्रम देखे, शरद पवार ने भी ये कहा कि ये सेना का इंटरनल मैटर है, एमवीए सरकार को कोई नुकसान नहीं है। वही कांग्रेस ने भी अपनी पल्ला झाड़ लिया था कि सेना का इंटरनल मैटर है। लेकिन इसके बावजूद ये समझना होगा कि सेना के जो 35 एमएलए की जो एकनाथ शिंदे के साथ गायब है, उसके चलते सरकार डगमगाती नजर आ रही है। ये सारे आश्वासन फेल होते नजर आ रहे हैं। एक उम्मीद जो सेना को थी कि एक बार खाली उद्धव ठाकरे का फोन उठा ले ताकि उनके साथ जो भी मनमुटाव हुआ हो, जो भी है वो सॉल्व करके उन्हें वापस बुलाया जाए, वो भी नहीं होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से अमित हमें सूरत से बता रहे थे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शिवसैनिक यहाँ से जा रहे हैं और उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि और अब यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, मीडिया से भी बात नहीं करनी है और ऊपरी लेवल पर बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है। जी, तो अभी तक स्थिति बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में शायद गई नहीं है, क्योंकि अभी वो पत्ते अपने खोल दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, एक सूरत से लाइव तस्वीर आप देख रहे थे उस होटल में जहां मीटिंग हुई और वहां
वहां से निकल के वापस जाना पड़ा है। जो शिवसेना के जो 2 विधायक वहां पर पहुंचे थे उनको वापस जाना पड़ा, बात बन नहीं पाई। पिछले रास्ते जैसे अमित हमें बता रहे थे निकल गया। और दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं अभिषेक के पीछे शिवसेना भवन है, उस भवन में ही आज पूरे समर्थन से कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जरूर जाएगा। ये एक कमाल की बात है, बड़ी विडंबना कह लीजिए उद्धव ठाकरे के लिए ये, क्योंकि सीधी सीधी शर्त रख दी है शिंदे ने कि या तो आप बीजेपी के साथ आके हिंदुत्व के एजेंडा पे चलिए या फिर आपकी सरकार और पार्टी दोनों गिरेगी। तो अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी बचाए या सरकार। लगातार टाइम्स ऑन भारत पर आपको हर मिनट की अपडेट दे रहे हैं। मीटिंग बहुत जरूरी चल रही है, वो मीटिंग में जैसे ही कुछ निकल के आएगा वो आपके लिए लेकर आएंगे। पर अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। और आज जितना बड़ा खबर, जिस तरीके से पूरा आज न्यूज का जो व्हील जिसको हम कहते हैं, चक्र कहते हैं, वो महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूमा, तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल 2.0 की पूरी इनसाइड स्टोरी को लेकर ही है। महाराष्ट्र में आज जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ है, इसकी स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी। हाल ही के दिनों में इतनी कोशिश की गई, ऐसे संकेत सामने आते गए कि लग रहा था कि उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कभी भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद चुनाव, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, एमबीए में समीकरण बन नहीं पाए और उसके बाद सीधे एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, ये उस पूरे खेल का क्लाइमैक्स के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत क्यों हुई? बाल ठाकरे के पक्के चेले एकनाथ शिंदे क्यों हुए बागी? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की कब्र किसने खोदी? क्या अमित शाह के सियासी जाल में फंस गई महाराष्ट्र की तिकड़ी? क्या ठाकरे सरकार जाने वाली है, ये शरद पवार को पता था? महाराष्ट्र के सियासी तूफान के पीछे की कहानी आज आपको बताएंगे। आपको उन किरदारों से भी मिलाएंगे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया और अब 2.5 साल में ही शिवसेना जो खुद को हिंदुत्व का झंडा बदार मानती है, अब वो न घर की रही ना ही घाट की। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल बवंडर की इनसाइड स्टोरी से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस के माथे पर उनकी मां के हाथों ये राज तिलक खुद ब खुद बहुत कुछ बयां कर रहा है। फडणवीस की मां ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, आशीष शेलार और गिरीश महाजन के माथे पर भी तिलक लगाए। ये तस्वीरें सोमवार रात की हैं, जब देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी 10 में से 5 सीट जीतकर उद्धव सरकार को शिकस्त देती है। 10 में से 4 सीटें जीतना तो आसान था, लेकिन बीजेपी ने 5वें सीट पर भी कब्जा कर लिया, वो भी तब जब बीजेपी के पास इसके लिए एक भी वोट नहीं था। ये जीत विधान परिषद की एक और सीट झलकने भर की बात नहीं है। ये विजय कितनी बड़ी है, इसे खुद फडणवीस से सुनिए। महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली। 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और
बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले और हमारे पांचों उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूँ। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फडणवीस जिसे संघर्ष का नाम दे रहे हैं, असल में वो महाराष्ट्र का पावर गेम है, जिसमें करीब 2.5 साल पहले उन्हें शरद पवार की शह पर उद्धव ठाकरे से मात मिली थी। लेकिन अब खेल बदल चुका है। ऐसे में सोमवार की रात फडणवीस और पाटिल समेत तमाम बीजेपी नेता मुस्कान और विजयी निशान के साथ महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों से जिस वक्त उतर रहे थे, शायद उसी वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और सरकार के कद्दावर मंत्री एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ मुंबई से करीब 280 किलोमीटर दूर सूरत रवाना हो चुके थे। मंगलवार की सुबह जब लोगों ने आंखें खोली, तब उद्धव सरकार पर खतरे की खबर ने मातोश्री और पूरे महाराष्ट्र को चौंका दिया। क्योंकि एक समय ऐसा था कि एकनाथ शिंदे जो ठाकरे राज के सबसे बड़े राजदार हुआ करते थे, आखिरकार एकनाथ शिंदे ने आज ठाकरे राज को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या उद्धव सरकार के खिलाफ शिंदे की बगावत अचानक हुई या फिर इसका बीज तभी पड़ चुका था जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठजोड़ महाविकास अघाड़ी की सरकार में सीएम के तौर पर शिंदे का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन इसे पावर का पॉलिटिकल गेम कहिए या फिर ठाकरे फैमिली की सरकार पर डायरेक्ट कंट्रोल की चाहत, शिंदे पीछे रह गए, उद्धव सीएम बन गए। ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है। अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इश्यू है। अब पवार शिवसेना में बगावत को उसका अंदरूनी मसला बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर 2.5 साल में तीसरी बार सरकार गिराने की साजिश का आरोप भी लगा रहे हैं। बात ऐसी कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। सरकार बनाने और गिराने का खेल साजिश है या पॉलिटिकल टैलेंट, ये पवार को बखूबी मालूम है। फिलहाल सच ये है कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक सूरत में मौजूद हैं और उनके फोन नॉट रीचेबल हैं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. लेकिन शिवसेना के संजय राउत हैं कि वो सूरत में मौजूद अपने विधायकों से टच में होने के दावे कर रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है। आलम यह है कि मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पवार सियासी मंथन में जुटे हैं, तो मुंबई में उद्धव अपनी सरकार बचाने के चिंतन में।
उद्धव की चिंता की सबसे बड़ी वजह है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है, हम बाला साहब के कट्टर शुभ सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया। हम बाला साहब के विचार और आनंद दिघे साहब की सीख के मुताबिक सत्ता के लिए कभी भी समझौता नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में बाला साहब और हिंदुत्व की दुहाई शिंदे जैसे शुभ सैनिक ही नहीं, बीजेपी भी हर दिन और हर पल देती है। ऐसे में शिंदे के लिखे से ज्यादा उनके इशारे को समझना जरूरी है। एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है, उसे समझने के लिए आपको उनके एक समर्थक की बात सुनाते हैं। अभी रिसेंटली बोले तो राज्यसभा इलेक्शन, अभी कल का जो विधान परिषद का इलेक्शन हुआ, उससे शिंदे साहब को दूर रखा गया। उनके साथ जो अपक्ष लोग को जो बनाने का काम शिंदे साहब करते थे, वो भी उनसे कर दिया। उनको जो बजट देना मांगता है, वो भी देने से करते थे। और बड़ी बात यह है कि उनका जो नगर विकास मंत्री है, नगर विकास जो खाता है और जो MMRD खाता है, उसके अंदर शिवसेना के वरिष्ठ लोग इंटरफेयर करते थे, उनको निर्णय प्रक्रिया में उनको बाधा डालते थे। इस सब वजह से और उनके ऊपर जो अविश्वास दिखाने का पक्ष ने चालू किया था, इस सब वजह से शिंदे साहब नाराज हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ 5 जून को ही सूरत जाने वाले थे। उन्होंने ये फैसला भी लिया, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के मनाने पर तब वो रुक गए। लेकिन अब विधान परिषद चुनाव के बाद शिंदे सूरत कूच कर ही माने, जिसे उन्होंने बेहद गुपचुप तरीके से अंजाम दिया। शिंदे ने अपने निजी स्टाफ को 4 दिन पहले छुट्टी पर भेज दिया था, ताकि किसी को उनके प्लान की भनक न लग सके। इस दौरान शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को एकजुट किया, फिर बीती रात मुंबई से सूरत के लिए रवाना हो गए। शिंदे ने सभी विधायकों को फोन बंद करने की हिदायत दी, ताकि वो किसी के संपर्क में आकर पाला न बदल सके। शिंदे के सूरत प्लान से पहले राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी बड़ा खेल हुआ। विधान परिषद की 10 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। सत्ताधारी एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। फडणवीस के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों को 134 वोट मिले। साफ है, कांग्रेस और शिवसेना विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। शिवसेना के पास 55 वोट है, लेकिन उसके उम्मीदवारों को 52 वोट ही मिले, यानी शिवसेना के 3 वोटों में सेंधमारी हुई। विधान परिषद चुनाव में राज्य के 285 विधायकों ने मतदान किया। शिवसेना विधायक रमेश लातके के निधन से 1 सीट खाली है, जबकि एनसीपी के नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट से मलिक और देशमुख को वोटिंग की इजाजत नहीं मिली थी। इससे पहले महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने तीसरी सीट पर कब्जा जमाकर उद्धव सरकार को जबरदस्त पटकनी दी थी। 106 विधायकों वाली बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार धनंजय महाडिक भी राज्यसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी के पहले और दूसरे उम्मीदवार पीयूष गोयल और अनिल बोंडे को 48-48 वोट मिले, जबकि धनंजय महाडिक को विधायकों की पहली पसंद के 27 वोट मिले। यानी वोटिंग पैटर्न के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी कैंप में 123 विधायक हो गए, जबकि एनसीपी उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल को 43, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को 44, शिवसेना के पहले उम्मीदवार संजय राउत को 41 और दूसरे उम्मीदवार संजय पवार को विधायकों की पहली पसंद के 33 वोट मिले। यानी राज्यसभा चुनाव में ठाकरे सरकार के पक्ष में 161 वोट पड़े। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का सियासी गणित पूरी तरह से बदल चुका है। हवा का रुख ऐसा बदला कि एकनाथ शिंदे 2 दर्जन विधायकों के साथ सूरत पहुंच चुके हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शिंदे कैंप को करीब 2/3 विधायकों से ज्यादा का समर्थन हासिल है। अब खबर ऐसी है कि सूरत के होटल में रुके बागी विधायकों को सूरत से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट से मुंबई लाकर फ्लोर टेस्ट के लिए पेश किया जा सकता है। इन सबके बीच मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक को एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए सूरत भेजा गया। यहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दिल्ली से सीधा गुजरात के सूरत पहुंच सकते हैं और भाजपा के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं उन्हें अहमदाबाद लाने की बात भी सामने आ रही है। खबरें तो ऐसी भी है कि कांग्रेस के 10 नाराज विधायक भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में विधान परिषद चुनाव में दूसरे उम्मीदवार की हार के बाद जिन विधायकों को दिल्ली तलब किया गया था, उन्हें मुंबई में ही रोक दिया गया है। तो भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसी कमाना,
यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य के तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी डैमेज कंट्रोल के लिए मुंबई जाने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनसीपी के रवैये से कांग्रेस नाखुश है। शिवसेना और कांग्रेस सेंधमारी से हलकान है। बीजेपी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में चमत्कार के बाद आई 2.5 साल बाद फिर से करिश्मे की उम्मीद लगाए बैठी है। सवाल ये है कि इतने सारे मतलब राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव और अंदरूनी जो असंतोष है इसका महाविकास आघाड़ी को एहसास नहीं आया और खुद को चाणक्य कहने वाले कई सारे लोग इस पद्धति से हमारे विधायकों की जो इच्छा है, मंशा है, आकांक्षा है उसको दबोचते रहे। मैं मानता हूं कि ये विकृति थी जिसका परिणाम सामने आ रहा है। कहा तो शिवसेना अगले 25 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के दावे करती थी और अब कहां 2.5 साल में ही उद्धव के सिर से ताज छिटकता हुआ दिख रहा है। शिवसेना का सीएम 5 साल का होगा या अभी भी एनसीपी के साथ 2.5 साल के सीएम होंगे? हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल में शिवसेना का सीएम रहे। अब 5 साल की बात क्यों करते हैं? ये रिश्ता टेम्पररी नहीं है, 5 साल का नहीं है। शिवसेना ने सत्ता के लिए भले ही कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनाव में उद्धव सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी शरद पवार ने एआईएमआईएम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन उसके कट्टर समर्थकों को यह गठजोड़ नागवार गुजर रहा था। ऐसे में पक्के शिवसैनिकों के हिंदुत्व को जगाने के लिए बीजेपी उद्धव ठाकरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं गवाती थी। की घंटाधारी गदाधारी ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात हे आमच्या लक्षात येतं।